सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और कुछ माहौल मूड बदला, एटलीस्ट यूएस का रब ऑफ एशिया पे पड़ता हुआ। यूएस पे कुछ होप्स जागने लगी हैं। जो सरदर्द बना हुआ था डेट सीलिंग, अगर नहीं सहमति बनी रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी में तो डिफॉल्ट का खतरा, 1 जून डेडलाइन, तो वो सब सरदर्द ओवरहैंग यूएस का था। इस बीच थोड़ा सा रिलीफ, होप जाग गई है कि ना कुछ नहीं होना, ले दे के साइन हो ही जाएगा, सीलिंग बढ़ जाएगी। उस होप्स के बीच में कल यूएस के बाजार सारे तीनों बेंचमार्क्स 1.25% का गेन। एशिया बेहतर है, एसजीएक्स निफ्टी बेहतर है, एसजीएक्स निफ्टी हल्के हरे, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा मोमेंटम में है, हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे। एसजीएक्स एटलीस्ट इस तरह के इंडिकेशन दे रहा है। लाइए भाई ग्राउंड दिखाइए, भाई हमारी पिच दिखाइए, कैसी पिच पे मुकाबला करना है हम लोग को आज। बेसिक पिच आइडिया होता है कि ग्लोब के संकेत हमारे लिए कैसे हैं। बहुत ही बढ़िया पिच आ गई, बढ़िया जबरदस्त। क्यों? देखो कड़ी वाली पिच है भाई, है तो सख्त वाली, लेकिन वो तो ऐसे बोला कि होएगा। पहले भी मानते थे होएगा तो गिर रहे थे, अभी एकदम से होएगा में चलने क्यों लगे? मजा ना नैरेटिव से चलता है। मैंने बोल दिया, अब मैं कौन हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो मेरी बात लोग मान लेंगे। आशीष बोले तो मैं नहीं मानूंगा। कल से हम लोग कह रहे हैं कि हो जाएगी डील, कोई नहीं मान रहा था। कल वहाँ पे बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि हाँ समझौता संभावना है, तो मार्केट एकदम भाग गया। ओनली रीजन कि मार्केट कल इसलिए चला क्योंकि माहौल बन गया कि हाँ डील हो जाएगी, और हम लोग तो कब से करेंगे, डील हो ही जानी है, 19-20 में डील हो जाती है। तो एक बड़ा रीजन था, इस वजह से मार्केट में कल बड़ी तेजी बनी, सब तरफ रिकवरी बनी है। और जो उनका सबसे छोटू मोटू वाला इंडेक्स है ना, रसल 2000, उसमें बड़ी तेजी बनी। वो सबसे ज़्यादा पिटा भी था बेचारा, तो उसमें खूब तेज़ी निकल के आई। टेक स्टॉक्स में खूब बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। अच्छा, अब लोग निफ्टी कह रहा हूँ, S&P 500 के लोग S&P 5 बोलने लगे हैं, क्योंकि वो 5 ही स्टॉक हैं जो दौड़ाते हैं इंडेक्स को। कहते हैं इसका नाम S&P 5 होना चाहिए। तो उनमें बड़ी तेज़ी बनी है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि पिच बढ़िया है। और दूसरी बात, कल जो JP मॉर्गन की तरफ से उनके जो AMC के हेड है, उन्होंने जो बात कही वो बहुत सिग्निफिकेंट है कि थर्ड क्वार्टर में जाकर रेट कट हो सकता है, क्योंकि फेड जो है जिस तरीके से ला रहा है उससे इकॉनमी को तगड़ा हर्ट हो रहा है, तो आगे जाते हुए रेट कट। तो अब रेट कट की बात अब तक खुल के कोई बोलता नहीं था, अब वो बोलने लगे हैं। तो ये 2 रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में तेज़ी बनी है। लेकिन साथ के साथ डॉलर इंडेक्स भी ऊपर गया है, बॉन्ड यील्ड भी ऊपर गई है, कच्चा तेल भी ऊपर गया है। अभी आप अपना देख लो आपको कैसे करना है। अब आपने अभी बताया, पहले बताते तो सोचता, अभी तो जो है वही से बोलना पड़ेगा। ठीक है अभी ठीक है भाई, थोड़ा बहुत पिच सख्त है, मजबूत है, यूएस पे होप जागे हुए हैं। हम उस पर बहुत ज़्यादा रिवाइज करेंगे नहीं, हमारा 2 पेनफुल सेशन वैसे हमने देख लिए। खैर मिले जुले रखी है मैंने टीम्स को, लाइनअप जो रखा है प्लेयर्स का, गेंदबाज बल्लेबाज कहने के लिए दोनों। पहला रखा है हैवी वेट। अब वो कितना नीडल मूव होगी, लेकिन रखिए इसको रडार पे। कुछ दिनों से ठंडा पड़ा हुआ लार्जली कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसा कहिए, HDFC बैंक। कल शाम को अपडेट आया कि हमारे जो बैंकिंग रेगुलेटर हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने SBI फंड्स को HDFC बैंक में अपना स्टेक 9.99% रखने के लिए मंजूरी दे दी, एक्वायर करके वहां तक ले जाने की मंजूरी दी। अब इसका पर्सपेक्टिव समझिए बस क्विकली। ये दोनों HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड मर्जर की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों में हर फंड की, भाई ये माँ की FIDI ओन स्टॉक्स हैं आपकी स्क्रीन पर, तो इनमें दोनों में फंड्स की होल्डिंग्स होंगी। कंबाइंड एंटिटी जब एक बन के आएगी, तो मर्ज एंटिटी में रूल्स कहते हैं कोई भी एक एक्सपोजर 5% से बियॉन्ड नहीं हो सकता। अब इसका मतलब अगर मेरे दोनों कंपनी में पोजीशनिंग थी, तो मुझे इस मर्ज एंटिटी से पहले माल छोड़ना पड़ता, वो एक ओवरहैंग बनता। SBI फंड्स के पास एटलीस्ट जो 1% से ज्यादा का स्टेक जहां है, हो सकता है इसके बियॉन्ड भी होंगे, मुझे नहीं उसका आइडिया। HDFC लिमिटेड में 3.8%, HDFC बैंक में 5.07%,
स्टेक है, तो कंबाइंड शायद 5% का थ्रेशोल्ड ब्रीच नहीं हो रहा हो शायद, लेकिन ये मंजूरी कहती है कि 5% आप 10% तक रख सकते हो, 9.99% तक रख सकते हो। और ये रिलीफ जो आ रही है ये आप मान सकते हो प्रेसिडेंट्स के तौर पे बाकी जो फंड अप्रोच करेंगे शायद उनको भी इसी तरह की हरी झंडी दिखाई जाए। तो एक ओवरहैंग अगर बनना था कहीं कहीं पॉकेट्स में कि आपको स्टेक ऑफलोड करना है, वो ओवरहैंग खत्म हो जाएगा। मेगा मर्जर जब होते हैं तो इस तरह से कई सारे नियमों में अपडेट्स आते हैं, आपने देखा है कब से एक्सचेंजेस से भी अपडेट्स आ रहे थे, सब होता जा रहा है। HDFC बैंक को ग्रीन रखा जाए इसके चलते। खैर ये मूव लार्जली मार्केट के मूड के साथ करेगा और SBI के आज दिन के दौरान नंबर्स आने हैं, लेकिन HDFC बैंक हरा रख के चलता हूं। दूसरा जो नंबर पसंद आया मुझे, दूसरा नंबर मतलब पहला नंबर पसंद आया, ये तो खबर थी, थर्मैक्स का स्टॉक लेकर आई स्क्रीन पे। वैसे थर्मैक्स ने अच्छे मूव, कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस ने बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर कर रखे हैं, पर ये नंबर्स बाकी कमेंडेबल है। साल दर साल आय में 16% का जंप, उसके सामने एबिटा 48% का इंप्रूवमेंट, और इसके मार्जिन जो हैं एक्सपैंड कर गए, 6.8 वाले 8.7, 190 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में एक बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट, और इसलिए मुनाफा 52% का जंप दिखा रहा है। अच्छे नंबर्स थर्मैक्स के, होपिंग ये बढ़िया जो पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक ने पकड़ रखा है ये शायद आगे भी कंटिन्यू करे। डिसअपॉइंटिंग नंबर्स जहां पे उनमें पहला है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन REC के, वो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, और ये बस मामला चले जा रहा है स्टॉक का। इवन लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, इस क्वार्टर के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, दिक्कत पर है। मुझे लगता है इसको लाल रख के चलेंगे आज के दिन में। 2 हरे 1 लाल। 2 हरे ओके, मैं इसका उल्टा करता हूँ। MM फोर्जिंग ग्रीन में रखा है, नतीजे बढ़िया है इनके। 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट है जो 7 करोड़ से बढ़ के आया है। ठीक है, बेस इफेक्ट हो सकता है, लेकिन रेवेन्यू में भी 20% की ग्रोथ है, 387 करोड़ आया है, और मार्जिन 1% के आसपास इंप्रूव हुआ है। तो नंबर बेटर दिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान रखा जा सकता है। अभी रेड वाले में सांघी इंडस्ट्रीज 104 करोड़ का नुकसान, 36% रेवेन्यू गिरा है, 225 करोड़ आया है, और एबिटा लॉस 43 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 12 करोड़ का। बहुत ही खराब नंबर है, बहुत ही खराब। रेल टेल नंबर यहाँ पे भी कमज़ोर है। रेवेन्यू जरूर इन्होंने बढ़ा लिया है 50% के आसपास, 700 करोड़ का, लेकिन एबिटा जो है 20 के सामने सिर्फ 14% रह गया है। मुनाफा 40% बढ़ा है, लेकिन वो प्रॉफिट इसलिए बढ़ के दिख रहा है क्योंकि एक्सेप्शनल गेन है 36 करोड़ का। मार्जिन 20-21 से घट के 14% रह गए हैं। नंबर रेल टेल के भी काफ़ी वीक है। क्या रेल स्टॉक वाली रैली रुक जाएगी क्या आज, पता नहीं, लेकिन नंबर बहुत कमज़ोर रेल टेल के, ये देखना चाहिए। तो 3 हो गए मेरे, 1 हरा 2 लाल। अब बोलो आप। 2 हरे 1 लाल मेरा पहले था, अब मैं 1 लाल और 2 हरे लेकर आया हूं। ओके, पहले वैसे यही था, पहले ही तो यही था। नीचे कर दिया मैंने। वर्लपूल लाल में रखा है भाई, ये नंबर, ये दिक्कत भरे नंबर है वर्लपूल की तरफ से। पहली चीज ज्यादा दिक्कत वाली जो लगी, रेवेन्यू का दबाव में आना, डी ग्रोथ जिसे कहते हैं। डी ग्रोथ ऐसे गलत वर्ड है, ग्रोथ मतलब बढ़ना है, डी मतलब उल्टा वर्ड होना चाहिए ना इस जगह, कॉन्ट्रैक्ट हुए रेवेन्यू। डी ग्रोथ थोड़ा कुछ होती, ग्रोथ नेगेटिव थोड़ी हुआ है। हाँ, ग्रोथ तो ऊपर की चीज है, उसको डी कैसे करोगे, स्लो ग्रोथ। ये से कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। ये रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2% का की गिरावट साल दर साल, एस्टिमेट से एक मिस। इबीटा उसके सामने 28% गिरा, एक्सपेक्टेशन थी इबीटा बढ़ने की, हालांकि फ्लैट से बढ़ने की थी, 28% इबीटा गिरा। मार्जिन जो मान रहा था स्ट्रीट की जहां है वहीं खड़े रहेंगे, 8.6 पे थे, उसके सामने मार्जिन आ गए 6.3 पे, अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन, मुनाफा 25% गिरा। डिसअपॉइंटिंग आंकड़े वर्लपूल की तरफ से लाल लेके जा रहा हूं। जेके टायर स्टॉक्स के परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे। एक एग्जांपल हमारे पास है अपोलो, अच्छे नंबर्स पे भी गिर गया था, प्री पोजिशनिंग का इशू था, पर मुझे नहीं लगता जेके टायर में ज्यादा इशू आएगा, वो वायदा बाजार का स्टॉक भी था वो। जेके टायर मुझे लगता है नंबर्स तो स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग है। आय 10% साल दर साल बढ़ी, उसके सामने इबीटा 65% का जंप,
मार्जिन 7% से कम पे थे, 6.8 वाले 10.3 पे पहुंच गए। इस तरह से 400 बेसिस पॉइंट्स के आसपास मार्जिन पे इंप्रूवमेंट। 38 करोड़ का मुनाफा बढ़ के 112 करोड़ पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अच्छे आंकड़े, चाहे वो रेवेन्यू का मोमेंटम भी हो, चाहे वो बहुत सॉलिड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हो। ग्रीन है ये नंबर्स। और फाइनली जो छठा नंबर है इस सेगमेंट का, वो है एमतार टेक्नोलॉजीज। कुछ ही दिन पहले वो हम लोग यूट्यूब पे लाइव भी थे, 11:30 बजे ये करते हैं, रोज मिलेंगे आपको वहां पे। तो उस पर एमतार के बारे में चर्चा हो ही रही थी, पर दिक्कत बस एक ही है, प्री पोजिशनिंग। हालांकि ये बहुत पिटा हुआ स्टॉक था जो अब वापस अपने प्रीवियस हाइज को रिस्टोर कर गया है, रीगेन कर गया है। नंबर से पहले कल 5% का उछाल ऑलरेडी आ चुका है और ये स्टॉक काफी दिनों से बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय कर रहा है रह के। तो वो एक अपनी जगह कहानी। नंबर्स के लिए थम्स अप है। आय डबल हो गई, 99% का जंप। मुनाफा 20 करोड़ से बढ़ के 31 करोड़ पे पहुंचता हुआ। और जो पी श्रीनिवास रेड्डी साहब है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, आईपीओ के समय मेरे ख्याल से उन्हीं से चर्चा हुई थी हम लोग की, जब आया था आईपीओ तो उनसे बातचीत हुई थी, बढ़िया थे। 5 साल के लिए उनका टेन्योर और एक्सटेंड कर दिया गया है। पर एक ही चीज है, वो 5 साल ठीक है, वो 5% कल फंस गया। ये समस्या है। नंबर से बेटर है, इसको रखिए रडार पे। 6 संपला तो इधर अब भी फिर आगे अपने 2 ग्रीन 1 रेड आपकी टक्कर में। शीला फोम, इसमें क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट 9% गिरा, रेवेन्यू 1% गिरा, ऑपरेटिंग नंबर्स अच्छे 8.5% गए, लेकिन मार्जिन इंप्रूव हुआ है लगभग 1% के आसपास। ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, तो यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। 5.5% ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव है। नंबर्स हमको इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि लास्ट क्वार्टर में जो है इन्होंने एक सबड्यूड ग्रोथ दिखाई, लेकिन मार्जिन एक्सपेंड किया क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट इनके लिए इनके फेवर में गई है, तो इसलिए मैंने इसको ग्रीन में रखा है। एक खबर है, सूर्य रोशनी के लिए इनको एक ऑर्डर मिला है 62 करोड़ का, आईजीएल, आईओसी, एमजीएल से। बहुत छोटा सा ऑर्डर है, लेकिन अब खबरों के चलते यही लिया जा सकता है, तो ग्रीन में रख सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज को रेड में रखा है। बर्नस्टीन ने अपनी एक रिपोर्ट रखी है और उन्होंने इसको डाउनग्रेड की दिया है और इन्होंने इसको मार्केट परफॉर्म की रेटिंग दे दी है, आउट परफॉर्म से घटा करके। और उनका ये मानना है कि जो अमेरिकन कारोबार है इनका, वो बेहतर प्रदर्शन नहीं दिखा रहा है और इसीलिए इनको दिक्कत आएगी आगे जाते हुए। और जो रेवलिमिट नाम की एक दवा बेचते हैं फुल ईयर, उसका रेवेन्यू भी जो है बेस लाइन पर आएगा। तो टारगेट घटा के उन्होंने इसका कर दिया है 4943 पर शेयर, ये पूरे साल का टारगेट होता है। तो इसे डॉक्टर रेड्डी को मैंने ग्रीन में रखा है यहाँ पे। 6 पूरे, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। I always go for it. आप भी जरूर ट्राई कीजिए Toodles guys. Good recommendations are helpful ना? They surely help me while investing with Angel One. आखिर influencers को भी तो जरूरत है smart recommendations की। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फोन पे यूपीआई लाइट, क्रेजी फास्ट। ये भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड है मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। खोलिए खुशियों की तिजोरी। Sure, bro. I'll be there. The tough urban Ignis, compact urban SUV. When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. स्वागत है एक बार फिर से। और अगले 4 स्टॉक जो है उसमें
7वां स्टॉक है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में खबर ये है, इंटरव्यू किया है ब्लूमबर्ग वालों ने, तो उन्होंने लिखा कि 4,000 करोड़ रुपए ये फंड रेज करने जा रहे हैं इक्विटी और डेट के जरिए। क्यों रेज करने चाहते हैं ये? क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है और इनको पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस समय डिपॉजिट ग्रोथ क्रेडिट ग्रोथ से नीचे चल रही, करीब 5% का उसमें गैप चल रहा है। तो बहुत सारे बैंकों के लिए ग्रोथ कैपिटल चाहिए, तो तरह तरह के उपायों से पैसे जुटा रहे हैं। तो 4,000 करोड़ का फंड रेज करेंगे अगले कुछ महीनों में, और उस पैसे से क्या करेंगे, वो 100 ब्रांच और खोलेंगे। अभी इनकी करीब 1300 ब्रांच है, जो करीब 20% और इंक्रीज करेगा। इससे पहले इन्होंने लास्ट टाइम जो फंड रेज किया 2017 में, तो वर्ल्ड बैंक वाली कंपनी ना IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उससे इन्होंने 2,500 करोड़ रेज किए थे। अब ये फिर रेज करने जा रहा है और ये बहुत बुलिश है इसको मार्केट को लेकर। मुझे थाने इनके CFO से ED से मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्म करके दिखाऊंगा हर फ्रंट पे, चाहे रिटेल लोन हो चाहे कॉर्पोरेट लोन हो। तो ज़बरदस्त ग्रोथ है, इसलिए इनको पैसे चाहिए और फंड रेज करने जा रहे हैं। तो फेडरल बैंक ग्रीन में रख सकते हैं। मेट्रोपोलिस को लाल में रखिए, इसलिए क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है और वो ये कह रहे हैं मॉर्गन स्टैनली वाले कि एक तो टारगेट उन्होंने छोटा कर दिया, इसका 1350 कर दिया है। दूसरा उनका मानना है कि पूरे साल में ये जब पैन इंडिया प्रेजेंस अपनी बना लेंगे, कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ी स्थिति सुधरेगी। लेकिन फुली वैल्यूड स्टॉक इस समय करंट प्राइस पे है, और जिस तरीके से कंपटीशन है प्राइसिंग को लेकर के तमाम अलग अलग मार्केट्स में, उससे इनके लिए आगे ग्रोथ बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको रेड में रखना चाहिए। जुबिलेंट फूड रेड में, आज फिर एक मुकाबला है 3 ब्रोकरेज हाउस के बीच में, तो मैंने तो रेड में रखा है। CLSA की रिपोर्ट है, 460 का टारगेट दिया। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ मुकाबला, क्योंकि जुबिलेंट फूड के लिए 3 लोगों ने अपनी ब्रोकरेज रिपोर्ट दी है। UBS ने 600 का टारगेट बाय रेटिंग, मॉर्गन स्टैनली ने 560 का टारगेट ओवरवेट रेटिंग, और CLSA ने सेल रेटिंग 460। अभी आपको तय करना है कि 460 से 600 तक के टारगेट है आज के लिए। अलग अलग एनालिसिस लोगों ने किया है, लेकिन मैं क्यों जा रहा हूँ जो CLSA के साथ, उसका लॉजिक है। देखिए, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो दिख रहा है अब कंपनियों पे, और धीरे धीरे ये स्पेंडिंग कम हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो जहाँ पे डिस्क्रिशनरी, जैसे आप 800 रुपये के पिज़्ज़ा आपकी ज़रूरत नहीं है, 800 रुपये पिज़्ज़ा डिस्क्रिशन पे आप खाते हैं, कभी मौज मस्ती में खा लिया, ऐसी तमाम कंपनियों के बिजनेस पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है जुबिलेंट फूड में CLSA के साथ मैं जाऊँगा। 10th स्टॉक है HAL, इसमें CLSA ने टारगेट दिया है 3420 रुपये का। अभी कितना चल रहा है, 3133, 200-300 रुपये की गुंजाइश और इन्होंने दिया है। इनका मानना है कि बहुत ही बढ़िया रन हो चुका है, इसके बावजूद यहाँ पे काफ़ी तेज़ी की गुंजाइश है, क्योंकि जो इंडेक्स में इंक्लूजन वगैरह हो रहा है उसका भी इनको फ़ायदा मिलेगा। मार्जिन और कैश फ्लो सरप्राइज करेंगे आगे आपको। तो चलिए मान लेते हैं CLSA की बात, ग्रीन रखिए HAL को। HAL मेरे पास भी है। HAL भी है, वो कौन सा है? हनीवेल ऑटोमेशन लिमिटेड। ओ माय गॉड, 50,000, बड़े 50,000, बड़े 50,000 टारगेट आ गया। यस, अभी कितना भाव चल रहा है भाई? दिखाओ अभी भाव दिखाओ। 37,000 पे चल रहा है। तो नमूरा ने 50,000 3400 की बात कर रहा है। 50,000 उतने में तो 5-6 शेयर आ जाएंगे। 13,000 का टारगेट आगे जो बढ़ गया इसमें। हनीवेल ऑटोमेशन के क्या गजब कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, बढ़िया नंबर है। आय में 27% का जंप, EBITDA 59% उछलता हुआ, 13.1% के मार्जिन 16.3% पे, 320 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन में इंप्रूवमेंट, मुनाफा 54% का जंप, 95 रुपीज का डिविडेंड। क्या है, भाव के हिसाब से उसकी कोई मजा नहीं है, लेकिन नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग। वेदांत फैशन को लाल में रख दिया है। आज तो लाल में रहना चाहिए लॉजिकली, कल देखेंगे आज किस तरह से। आज पहले समझा दो कहानी क्या है। वेदांत फैशन में जो प्रमोटर है एंटिटी, रवि मोदी फैमिली ट्रस्ट, वो अपना कुछ माल बेचने जा रहे हैं ऑफर फॉर सेल के जरिए, बेसिकली थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो आज इसका मतलब आज हुआ इंस्टीट्यूशन के लिए, कल नॉन इंस्टीट्यूशन यानी कि हमारी बारी आएगी। इसलिए मैंने कहा आज तो शायद दबाव में रहेगा, पर आज पता चलेगा इंस्टीट्यूशंस कितना हाथों हाथ खरीद रहे हैं स्टॉक को। उसके बाद कल पिक्चर क्लियर होगी, हरे में होगा लाल होगा। आज लाल का दिन है इसका।
क्या कर रहे हैं, इनको 7% स्टेक बेचना है OFS के जरिए, और फिर ग्रीन शू ऑप्शन है 2.88% स्टेक का। दरअसल प्रमोटर्स का इस कंपनी में है 84.88% हिस्सा, इसीलिए वो 2.88 का ग्रीन शू है। कुल मिलाकर अगर पूरा बिक जाता है तो 75% पे पहुंच जाएंगे। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स, MPS नॉर्म्स मीटअप कर लेंगे। क्या जब IPO आया था तभी पता था कि ये ट्रांच आना ही है, 3 साल के अंदर आना है, बिकना है, वो ओवरहैंग बाजार उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड है आज पता चलेगा। है बढ़िया मान्यवर मोहे, पर मान्यवर मोहे के सामने वैसे रेमंड्स का एथनिक भी बुरा नहीं। आप सूट शर्ट खरीदने जाओगे तो एथनिक रेमंड का भी खरीद के आ जाओगे, शादी के लिए तो आप तैयारी कर रहे हो। रेमंड का एथनिक्स भी गजब हो गया। हाँ नहीं बहुत बढ़िया है, मान्यवर की ब्रांडिंग बहुत अच्छी है। पर मैं जब सूट खरीदने जाऊंगा शादी के लिए थानमन देने ही पड़ते हैं सबको, तो उसमें फिर गए तो वहाँ पे एथनिक्स का भी लगा हुआ है बढ़िया से, शेरवानी वेरवानी या जो होते हैं कुर्ता पजामा, वो वहाँ से ले लिया। फिर नहीं वैसे तो नल्ली के यहाँ भी चले जाते हैं आप, लेकिन ब्रांड मान्यवर, दुकान में घुसते एक अलग फील आता है कि आप कहीं कुछ अपनी जेब कटवाने आए हैं, ऐसा फील तुरंत आ जाता है, क्योंकि उसकी दुकान ही इतनी शानदार होती है। अच्छा एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैंने इनसे पूछा था एक बार कि आपकी इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हो। मान लो 18-15 हज़ार रुपये वाला कुर्ता नहीं बिका, पड़ा हुआ 1.5-2 साल से, तो आउट ऑफ फैशन भी तो होगा वो। बोले 0 इन्वेंट्री है मेरी, मतलब एक एक कुर्ता बिकता है इनका, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी मैं सेल लगा के मुझे बेचना पड़े। नेवर, इधर नहीं बिकेगा तो उधर बिकेगा। और इनकी दुकान है भी, आप फिनिक्स के सामने जाओ, बहुत बड़ा शोरूम, फिनिक्स मतलब मुंबई में एक मॉल है, उसके सामने मान्यवर का एक शोरूम बहुत बड़ा सा है, बहुत ही बड़ा शोरूम है। उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि वहाँ एक एक चीज़ जैसे सोना दिखा रहे हैं आपको। 20 कुर्ते रखे एक बढ़िया से आपको आके दिखाएगा, रखेगा। ऐसा नहीं एक दुकान में मुझे 50 जीन्स फेंक दी आपके सामने, उसने छांट लो नहीं तो फिर पड़ी हुई इधर, ना एक एक इतनी डेलीगेसी के साथ दिखाते हैं आपको कि पूछो बता। तो इससे लगता है कि मैनेज तो बढ़िया क्यों है। लेकिन मेरा सवाल ये कि जब 1700-1800 होता तब क्यों नहीं बेचा, अभी 1200 में आके क्यों बेच रहे हैं? जब ऊपर तब बेच लेते हैं। अब वो टाइम करना मुश्किल काम है, आप ही सिखाते हो चैनल पे, और आप बेचारे प्रमोटर कैसे टाइम करें। ये बात भी सही, उम्मीद तो 2000 जाएगा, उन्हें का बता तो 1200 आ जाएगा। लेमन ट्री होटल्स अगला स्टॉक। आप अब जाएंगे लखनऊ तो लेमन ट्री प्रीमियम में रहने का मौका मिलेगा। किधर बना है? 82 रूम की प्रॉपर्टी के लिए लाइसेंस अभी बना नहीं है, बनेगा अगस्त 2026 में ऑपरेशनल होगा। ओहो, मतलब अभी पहले ही न्यू बन रही है क्या? अभी नींव डल रही है, नींव डल रही है। तो ग्रीन रखा है, खैर होटल्स का, इंडियन होटल चमक रहा था। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, हम भी खाने पीने पे उतर आए। आय 28%, इसको ग्रीन रखा है, 28% आय बढ़ी, एबिटा मार्जिन एक्सपैंड हुए दरअसल 30 बेसिस पॉइंट। 28% आय के सामने एबिटा 35-36% बढ़ता हुआ नजर आएगा। इन्वेस्टमेंट फेज में अभी भी है तो नेट पे नहीं जा रहा हूं, एबिटा पे रोक रहा हूं, ग्रीन रख दिया स्टॉक को। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे, टीम्स का क्विक रैप अप।